क्या बोला है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का नियम कौन सी होता है कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। ठीक है, तो बिंब अगर किसी वस्तु को 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूर में होगा? तो वस्तु से देखो यहां पे 2 मीटर में रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर पे ही बनेगा। तो ध्यान देना है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना दूरी में है? 2 और 2 4 मीटर। इसका आंसर कितना होगा? 4 मीटर। और अगर पूछे कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा तो दर्पण से कितना मीटर? 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। 2 क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखना है कि दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 2 मीटर की दूरी पर। और वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा? 4 मीटर की दूरी पर बनेगा। ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, समतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब में बाएं का दाहिना और दाहिने का बायां दिखना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ध्यान दोगे। समतल दर्पण में जब हम देखते हैं तो बाएं का दाहिना दिखता है और दाहिने का बायां। इसको हम नोट्स में बताया है तुम लोगों को, है ना? तो ये जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। इसमें हमारे पार्श्व भाग डिफरेंट दिखाई देते हैं। बाएं का दाहिना दिखाई देता है और दाहिने का बायां दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? कहां होनी चाहिए? ध्यान रखोगे। तो बराबर साइज का प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनता है जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र सी पर हो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र सी पर, है ना? सी पर। दूसरा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब
प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ध्यान रखोगे, एक ही कंडीशन में बनता है ना। आवर्धित प्रतिबिंब, सीधा, आभासी, ये तीनों एक ही जगह पे मिलता है जब वस्तु की स्थिति कहां पे हो, P और F के बीच में हो। याद है, ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी दस सेंटीमीटर हो तथा उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित हो तो दर्पण से वस्तु दूरी का परिसर क्या होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या बोला है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आवर्धित बन रहा है, तो हम पकड़ेंगे कंडीशन को। किस कंडीशन में सीधा, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु की स्थिति P और F के बीच में हो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान तुमको ये रखना है कि अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक ही कंडीशन में बन सकता है सीधा, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब, जब वस्तु को यहां पे रखा जाए, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए। तब कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पढ़े हम लोग कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो इसको 0 मानते हैं। और यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
तो इसका दूरी परिसर, वस्तु का दूरी परिसर क्या हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में वस्तु को रखेंगे, तब सीधा आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ध्यान देना है। अगला, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ध्यान देना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दूसरा में पूछ सकता है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण। ध्यान से समझना है इसको। आगे हम लोग चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है F = R/2 से, F = R/2 से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उसके बाद उपयोग से F = R/2 और R = 2F। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तब यहां क्या लिखना है, गिवन F = 15 सेंटीमीटर। तब यहां पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तब ये माइनस होगा क्योंकि दर्पण अवतल है। तो R = 2F, तो 2 × -15 = -30 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। स्केच पेन निकाल रही उठा के वहां से लेते हो गया। आगे चले, आगे बताए, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, दर्पण की प्रकृति बतावे। दर्पण कैसा होगा, दर्पण की प्रकृति मतलब दर्पण कैसा होगा।
ठीक है लाई, ठीक है। दर्पण कैसा होगा, इस क्वेश्चन के ऊपर विशेष ध्यान दो। नहीं नहीं, दर्पण कैसा होगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, सो देखो समझो बात को कि इसमें करना क्या है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, -32 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, -32 सेंटीमीटर। अब यहीं से सारा कहानी स्पष्ट हो जाता है कि -32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कौन दर्पण का सब कुछ माइनस, लगभग सब कुछ माइनस में होता है, अवतल दर्पण का सब कुछ माइनस में होता है। तो दर्पण की प्रकृति हम लोग बढ़िया से निकाल लेंगे, अवतल दर्पण ही होगा। लेकिन इसका कौन सी निकालना, वक्रता त्रिज्या। क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कैसे निकालोगे, अच्छा वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो F बराबर r/2, F बराबर r/2, तो -32/2 कितना हो जाएगा, -16। क्या हो जाएगा, -16, -16 सेंटीमीटर। माइनस से तुमको क्या पता चल रहा है, ऋणात्मक से दर्पण अवतल है, ठीक है, ध्यान रखना है, दर्पण अवतल है। दर्पण कैसा है, अवतल है। कैसे निकालोगे, ध्यान दो इस क्वेश्चन में, यहां पर बना रहा है दर्पण अवतल है, गिवन लिखोगे r = -32 सेंटीमीटर, तो F = r/2, तो -32/2 बराबर -16। अब एक विद्यार्थी को पूछा गया था, कभी शायद पूछा था 2015-16 में एक क्वेश्चन पूछा था 15 सेंटीमीटर वाला, कि 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये वाला। अब वो विद्यार्थी आया और कौन चीज बोला कि सर बना लिए, बहुत खुश, तो बना लिया। बोले आंसर कितना है, अरे बोले 7.5, है ना। अब निकालना था वक्रता त्रिज्या, वो निकाल के फोकस दूरी दिया हुआ और फिर से फोकस निकाल के आ गया। F बराबर इसको R मान लिया और वो बना के आ गया है। यहाँ पे ये गलती नहीं करना है तुम लोगों को, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती नहीं कर देना है। इस चीज को ध्यान रखोगे कि जहां पे वक्रता त्रिज्या पूछा है वहां पे 2F हम लगाएंगे, और जहां पे फोकस दूरी निकालने के लिए बोला है वहां r/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, किस दर्पण से प्रकाश की किरणों को गुजारने के पश्चात, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं कि किस दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, किस दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अभिसारी किरण पुंज प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। तो इसका आंसर याद रखना है कि अवतल दर्पण से अगर कोई प्रकाश के किरणों का परावर्तन होगा तो अभिसारी किरण पुंज प्राप्त होगा। ध्यान देना है इसमें कि अवतल दर्पण में किसी भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो उस कंडीशन में जो किरण पुंज प्राप्त होगा वो अभिसारी होगा। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ध्यान देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जब भी का मान धनात्मक हो, भी का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर स्थित होगा, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर ध्यान देना, दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। अगर भी का मान धनात्मक आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो उस परिस्थिति में दर्पण जो होगा वो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के दाईं ओर बनेगा। दूसरा नंबर, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। आवर्धन में इसको भी बताया गया था कि यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होता है, और यदि प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक हो, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होता है। ये चीज बताया गया था, ध्यान रखो। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ऋणात्मक यानी कि वास्तविक तथा उल्टा। अगर धनात्मक होता तो क्या होता, आभासी तथा सीधा। ध्यान देना है। वास्तविक तथा उल्टा। अगर धनात्मक हो तो क्या होगा, आभासी तथा सीधा। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है, अवतल दर्पण। हालांकि कहीं कहीं समतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो होता है वो ये सब दोनों से ज्यादा, ये सब मुड़ा हुआ रहता है ना, तो अवतल दर्पण मुड़ा हुआ रहता है, उसका सरफेस एरिया कम होता है। लेकिन समतल दर्पण जब बिछा देते हैं तो पूरे सरफेस पर ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज लगती है। लेकिन अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसको हमने बताया था कि चूंकि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश की किरणों को ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, अभिसरित करती है, एक बिंदु पर जमा करती है। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी एक बिंदु पर जमा होगा, है ना। इसलिए इसका यूज जो है
वो अवतल दर्पण, इसमें यूज जो है अवतल दर्पण का किया जाता है। अगला दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा करके देखने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तब एक चीज ध्यान देना कि दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा करके देखने में, तो बड़ा करके एक ही दर्पण दिखा सकता है, और वो कौन है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसके अलावा टॉर्च में अवतल दर्पण, गाड़ी के अग्रदीप में अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण, हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में अवतल या समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना। इसके अलावा पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण, इसको अंग्रेजी में साइड मिरर लिखोगे, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, है ना। इसका कारण भी हम लोग पढ़े थे कि क्यों इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एक तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना। इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिसके कारण एक साथ ज्यादा प्रतिबिंबों को बना लेता है, ताकि पीछे देखने में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को देखने में आसानी हो, है ना। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन से। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C की ओर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है ना। ध्यान देना। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यानी कि C की तरफ अगर आए कोई प्रकाश की किरण, यहां देखो C के तरफ कोई भी प्रकाश की किरण आए तो क्या होगा? परावर्तन के पश्चात वो फिर C की दिशा में ही वापस लौट जाती है। ये आएगा भी और इसी दिशा से वापस भी लौट जाएगा। ध्यान दो। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आए तो फोकस की ओर परावर्तित हो जाएगी। दूसरा नंबर, अगर फोकस की तरफ आए तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अगर वक्रता केंद्र की तरफ आपतित हो तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और अगर P की तरफ आए, इधर आए, P के तरफ आए, तो देखो एक निश्चित कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के दूसरी तरफ वापस लौट जाएगा।
जितना डिग्री कोण ये बना है उतना डिग्री कोण ये भी बन जाएगा और वापस लौट जाएगा दूसरी दिशा में। ध्यान से समझो, ये क्रिया दोनों दर्पण के लिए है। किस किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। ध्यान देना है। आगे अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसी दिशा में वापस लौट जाती है ना, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा उस वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से बोल के ना पड़ोस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है तो वस्तु की स्थिति बताएं। वस्तु की स्थिति बताएं। प्रकृति भी बता सकते हो। क्वेश्चन को समझो सिर्फ कि फोकस दूरी कितना 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितना दूर में बन रहा है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस का दुगुना वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या पर बन रही है। तो वक्रता त्रिज्या पर एक शर्त पर बनेगा जब वस्तु की स्थिति भी वही हो। जब वस्तु की स्थिति C पर हो तभी प्रतिबिंब की स्थिति C पर बनेगी। अब इसका प्रकृति तो बता दिया है, वास्तविक तथा उल्टा, लेकिन वस्तु की स्थिति कहां पे होगी? वक्रता केंद्र C पर। ध्यान रखना है। किस साइज का प्रतिबिंब बनेगा? बराबर साइज का प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से समझना है, बराबर साइज का प्रतिबिंब बनेगा। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सबको एकदम दिमाग में रखना। प्रकाश की गति के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तब एक चीज ध्यान रखना कि प्रकाश की गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना, प्रकाश की गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और निर्वात में, निर्वात कहने का मतलब जहां वायु वगैरह कुछ नहीं है, उस जगह पे सबसे फास्ट चलता है। अब सोच लो, उसको माध्यम का जरूरत नहीं है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, लिख दोगे इसमें? आगे चलते हैं। एक प्राकृतिक दीप्त वस्तु का उदाहरण दें। प्राकृतिक दीप्त वस्तु, जुगनू, तारे, सूर्य, है ना, ये सब जो है वो प्राकृतिक दीप्त वस्तु है।
और कृत्रिम दीप्त वस्तु में टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, है ना, और भी जिससे जिससे लाइट निकलता है वो सभी कृत्रिम दीप्त वस्तु हैं। लेकिन प्राकृतिक दीप्त वस्तु में क्या दोगे? सूर्य, तारे और जुगनू। ध्यान रखोगे इसको। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितनी होती है? सब कोई जानते हो, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब कहीं कहीं ये ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना, ऑप्शन रहेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश का, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट। ये ध्यान रखना है, 8 मिनट। तीसरा, 1 नंबर ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सबको जानते हो? प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, है ना। एक इसमें और पूछ सकता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि वो तो बताए कि किस दर्पण में अभिसारी किरण पुंज प्राप्त होगा, तो अवतल दर्पण। किस दर्पण में अपसारी किरण पुंज प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण, है ना। और समतल दर्पण में तुम्हारा समांतर किरण पुंज। ऐसे समांतर किरण पुंज सारा दर्पण में भी प्राप्त होता है ना, ध्यान देना उसको। अब इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा और भी है, लेकिन इतने क्वेश्चन पर तुम ध्यान दोगे, ठीक है। अब अगला बार हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ध्यान रखोगे इसको, ठीक। बोलना नहीं। क्या है? प्रकाश के परावर्तन पर आधारित एक अंक स्तरीय प्रश्न जो कि बार बार पूछा जाता है। देखो ध्यान दोगे। सबसे पहले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि एक ऐसे दर्पण का नाम बतावें, ऐसे दर्पण का नाम लिखें जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ध्यान देना, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। एक ही दर्पण है जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, और उसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कब बनता है सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब? जब वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो बनता है, और कोई दूसरा दर्पण नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखोगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक ऐसे दर्पण का नाम लिखें। हम लोग पीछे से आगे आएंगे, है ना, पीछे से स्टार्ट करेंगे और तुम्हारा प्रकाश तक पहुंच जाएंगे। एक ऐसे दर्पण का नाम लिखें,
जो किसी वस्तु का हमेशा सीधा आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कहीं भी हो, कहीं भी हो। तो ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में दो कंडीशन होता है। उत्तल दर्पण में कितने कंडीशन को पढ़ते हैं? दो कंडीशन को। और दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि उसमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी बनता है, आभासी भी बनता है, और ऑलवेज छोटा प्रतिबिंब बनता है ना? बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो उस कंडीशन में तुमको याद रखना है कि वैसा दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण, जो किसी वस्तु का हमेशा सीधा आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कहीं भी हो। दो कंडीशन पढ़ते हैं, एक अनंत में और दूसरा अनंत तथा p के बीच कहीं भी। और दोनों में बनता है क्या? सीधा, आभासी और छोटा बनता है ना? तो इसको ध्यान रखोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। तीसरा नंबर, यदि किसी दर्पण में किसी वस्तु का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो संभवतः दर्पण है, दर्पण है। तो यहां पे ध्यान देना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। यहां पे क्या पूछा? वस्तु का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें ध्यान रखना है कौन चीज? कि ये अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, और समतल दर्पण में भी बनता है। अवतल दर्पण में कहां बनता है? जब वस्तु की स्थिति P और F के बीच हो, सीधा आभासी बनता है। समतल दर्पण में तो सीधा आभासी बनता ही है, और उत्तल दर्पण में भी सीधा और आभासी बनता है। तो इसका ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहेगा समतल, अवतल और उत्तल, तो उस कंडीशन में उसमें टिक लगा देना है। इनमें से सभी हो सकता है ना? अगर ऑप्शन रहे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सही, इनमें से सभी, तो किसमें टिक लगाओगे? इनमें से सभी। ध्यान देना है, इनमें से सभी, ये चीज ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु
किसी समतल दर्पण के सामने हम किसी क्वेश्चन को डिनाई नहीं कर सकते हैं, है ना। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किसी समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। अब इसमें वो थ्योरी याद करो। कौन सा थ्योरी? कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी के बराबर होता है। बताए थे, ध्यान देना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है